Students, today we continue our last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेल के बारे में। हमने जो है सेल को स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट बोला था। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि सेल क्या है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। जैसे हम एक घर की बात करते हैं, कोई भी घर है जो ईंटों से मिलकर बनता है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी को अगर हम एक हाउस से या घर से कंपेयर करते हैं, तो जैसे घर जो है ईंटों से मिलकर बनता है, उसकी जो ईंटें जो होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगी। ऐसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो उसकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनेगी। तो सेल्स जो हैं वो एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। इसीलिए लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी कि cells are the structural units of life, structural and fundamental unit of life। तो एक यही ओवरव्यू था हमारा कि सेल की जो डेफिनेशन थी कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। जिस तरीके से कोई भी हाउस की अगर हम कंपेयर करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, तो हाउस जिस तरीके से ईंटों से मिलकर बना है, वो ईंटें जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम कर रही हैं उसकी। तो इसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की अगर हम बात करते हैं, तो द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स कैन बी टर्म्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दैट बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो लास्ट क्लास में हमने इतना डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था डिफ्यूजन पे, ऑस्मोसिस पे। आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे कि हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो दो वर्ड्स थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, तो डिफ्यूजन के केस में क्या है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कि मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है और ये किसी रीजन में कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ दूसरा रीजन है, तो वहां पे ये सब्सटेंस कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल की मूवमेंट को जो है हम डिफ्यूजन बोलेंगे। ये आपको याद रखना है कि द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस चीज को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज हम किसी दूसरे इंसान को या पर्सन को कब दे सकते हैं, जब वो चीज हमारे पास हो, ज्यादा अमाउंट में हो, तभी हम वो चीज किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। अब हमें मान लो हमारे पास 50 रुपए हैं और किसी कोई पर्सन है, उसको हम कह रहे हैं कि हमें 150 रुपए देने हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं। हमारे जब तक वो चीज हमें स्पेशल अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तब तक हम दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते। तो ऐसे ही कोई चीज जब तक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट ज्यादा नहीं है, तब तक उसकी मूवमेंट नहीं होगी। जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये वर्ड आपको याद रखना है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि एक तरफ कंसंट्रेशन का ज्यादा होना, दूसरी तरफ कम होना, तो इसकी वजह से जो ग्रेडियंट बनता है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर कहीं पे कोई वर्ड आपको लिखा हुआ मिलता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि वो ग्रेडियंट उसकी कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से बन रहा है। दो प्लेसेस में, रीजन में जो कंसंट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है कि एक साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी साइड में कंसंट्रेशन कम है, इसकी वजह से जो ग्रेडियंट बना है, जो डिफरेंस बना है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो जब एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एक साइड कंसंट्रेशन कम होगी, तो मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। याद रखना है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या रीजन को भी ऐड कर सकते हैं कि द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो हम ह्यूमन बॉडी से लेके चलते हैं या प्लांट बॉडी से लेके चलते हैं कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। अब अगर बॉडी के अंदर CO2 का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, CO2 का अमाउंट अगर बॉडी के अंदर ज्यादा हो रहा है, एक चीज आपको याद रखना है कि अति मीन्स ज्यादा होना। अति किसी भी चीज की नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है। आप पढ़ते भी आ रहे होंगे, मुहावरा भी सुना होगा आपने, लोकोक्तियां भी सुनी होंगी कि अति जो है किसी भी चीज की वो नुकसानदायक होती है। तो कोई भी चीज है वो अपने एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही जो है बेटर होती है। जब कोई भी चीज बढ़ जाती है तो वो नुकसान करने लगती है। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर जब CO2 का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह एक्ट कर सकती है, बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो उस CO2 का जो है मूवमेंट होगी बॉडी से बाहर। बॉडी से बाहर क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी के अंदर वो कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो वो CO2 मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि CO2 का अमाउंट बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ज्यादा हो गया है। इसी तरीके से हम अपटेक किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या है? जब हम बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो उस ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाता है। तो उस ऑक्सीजन का यूज होने की वजह से बॉडी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो जो ऑक्सीजन है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो ऑक्सीजन जो है बाहर से सेल के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो बाहर से सेल के अंदर जाती है, और CO2 जो है वो जो है सेल के बाहर मूव करती है। तो these are the example of diffusion where the movement of substance or molecule takes place from higher concentration to lower concentration, या towards from higher concentration to the region of lower concentration. This is all about the diffusion. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, यहाँ पे हमने सब्सटेंसेस की बात की, उसमें आपका सॉलिड या गैसेस कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, फिनोमिना वही रहेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पानी की मूवमेंट उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड। अभी तक आपको लगा कि बिल्कुल डिफ्यूजन जैसा ही है। फिनोमिना जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है कि मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा आपका? डिफरेंस आता है, एक लाइन यहाँ पे और ऐड होगी, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या थ्रू ए मेम्ब्रेन भी बोल दे, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड जो मूवमेंट होगी उसको जो है हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो
फिनोमिना आपको पता लग गया। डिफ्यूजन के केस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट होगी वाटर की। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब ये मूवमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है और वाटर की हो रही है तो उस चीज को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के केस में ही यहाँ पे हम फिनोमिना डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। आप लोग सुनते होंगे ऑस्मोसिस के बारे में। तो अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस कैन बी ऑफ टू टाइप, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। सिलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग किया है इनको। तो अगर हम एंडो और एक्सो की बात करें, फिनोमिना आपको पता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी, देखो थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखना है आपने। तो अगर हम एक्सो और एंडो कैसे होगा? अगर हम एंडो की बात करते हैं, अगर हम एंडो की बात करें तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल कि वाटर जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर जो है वो मूव करेगा। तो दैट प्रोसेस और फिनोमिना इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस, वेयर मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, वेयर वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड द सेल। दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। एंड इन केस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, movement of water takes place outside the cell, movement of water takes place outside the cell, that phenomena is known as exoosmosis. So these are the two types of osmosis, endoosmosis and exoosmosis. तो जहाँ पे सेल के बाहर से पानी सेल के अंदर मूव कर रहा है उसको तो हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस, और जहां पे पानी जो है सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रहा है, वर्ड के ऊपर जाइएगा, एंडो, एंडो मींस अंदर, अंदर की साइड, एक्सो, एक्सो मींस बाहर की साइड। ऑस्मोसिस आपको पता है मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जहां पे सेल से बाहर पानी जा रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस, सेल के अंदर पानी की मूवमेंट हो रही है तो एंडोऑस्मोसिस। अब एंडो एक्सो के बाद हम बात करते हैं एक और टर्म जो कि जरूरी है मूवमेंट को लेकर के। ये तो बात हो रही है कि वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे हो रही है। अब हम फिनोमेना की बात करेंगे जो कि आपको 9th के बाद 10th 12th 11th बीएससी एमएससी तक जो है आपकी हेल्प करता है। हर एक फील्ड में आप जो है बॉटनी की फील्ड में आप फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, या आप जो है जूलॉजी की फील्ड में है आप डाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे ये फिनोमेना आपकी बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए ये फिनोमेना को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अभी 9th क्लास से ही, क्योंकि आप 9th से इस चीज को सीख लेंगे तो आगे चीजों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो उस फिनोमेना की अगर हम बात करें तो वो फिनोमेना या वर्ड है हमारा ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी। अगर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं, ऑस्मोलैरिटी बहुत सिंपली आपने एक वर्ड से याद रखना है
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो डिपिक्ट करता है उसकी ओस्मोलैरिटी को। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है ज्यादा है तो ओस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम है तो ओस्मोलैरिटी कम होगी। तो आपको क्या याद रखना है कि इसको याद रखना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा है तो ओस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम है, सोल्यूट का अमाउंट कम है तो ओस्मोलैरिटी कम होगी। तो ओस्मोलैरिटी को आपका पता लगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब बात आती है ये ओस्मोलैरिटी वाटर की मूवमेंट को किस तरीके से कंट्रोल करती है, क्या रिलेशन है इसका वाटर की मूवमेंट के साथ। तो आपको ये चीज नोट करनी है, ये आप बिल्कुल नोट करके रखेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है ओस्मोलैरिटी को बताएगा, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि वाटर या मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ water takes place, movement of water takes place from the lower osmolarity to higher ओस्मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि वाटर की मूवमेंट हमेशा हायर ओस्मोलैरिटी से लोअर ओस्मोलैरिटी की साइड होगी, हायर ओस्मोलैरिटी से लोअर ओस्मोलैरिटी की साइड जो है हमारा वाटर जो है वो मूव करेगा। ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की उल्टा है। अगर हम वाटर की अगर वाटर की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हमें बोला जाता है कि इन रिलेशन विद कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां पे मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम बात करें ओस्मोलैरिटी के रिलेशन में तो इन केस ऑफ ओस्मोलैरिटी वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर ओस्मोलैरिटी टू हायर ओस्मोलैरिटी। और इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कि हायर से लोअर की साइड क्यों जाता है हमें समझना होगा सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट के बारे में। तो अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें, सॉल्यूट्स के बारे में बात करें तो उस केस में हम देखेंगे अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या है आपका, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो लिक्विड पोर्शन होता है वो सॉल्यूट पोर्शन को जो है अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है तो वो बनाता है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब बात ये आती है कि ओस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे काम करता है। अब अगर आप सॉल्यूशन के बाद आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैन बी ऑफ
3 टाइप्स, सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ये याद रखना है। यहाँ पे आप फोकस करिएगा कि जो सॉल्यूशन होते हैं आपकी वो 3 तरीके के होंगे। 3 तरीके के कौन से हैं? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब एक एक करके तीनों टाइप्स के सॉल्यूशन को आपने समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप जिंदगी में कभी भी जो है मूवमेंट को लेकर के, ऑस्मोलैरिटी को लेकर के, मूवमेंट ऑफ वाटर, आयंस, इन सब की मूवमेंट्स में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर हम आइसोटोनिक की बात करें, देखिए फिर से जो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा जो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप साइंस के केस में जा रहे हैं, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करें, उस वर्ड के ऊपर जाएं, उस वर्ड को तोड़ने की कोशिश करें। तो ऐसे ही अगर हम आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की बात करें, आइसो की अगर आप बात करोगे तो आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। टोनिक, टोनिक वर्ड रिलेटेड है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से। ये तो हुआ आइसोटोनिक के बारे में। अगर आप हाइपो की बात करें, हाइपो मीन्स कमी, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अगर आप हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपर क्या होता है? हाइपर सुना होगा ना आपने, मोर या ज्यादा, ज्यादा बोलते हैं ना, जब कोई गुस्सा कर रहा होता है, क्रोधित हो रहा होता है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई क्यों हाइपर हो रहा है इतना। तो हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा। तो तीनों वर्ड्स को देखा आपने, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। मतलब आपने देखे कि आइसो मीन्स सेम, हाइपो मीन्स कमी, हाइपर मीन्स ज्यादा, लेकिन क्या टोनिक मीन्स concentration of solute, tonic means concentration of solute। तो अभी समझेंगे हम एक एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन को कि आइसोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है। उसके लिए सिर्फ आपको वर्ड्स को देखना है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। टोनिक वर्ड को याद रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। तो इसी चीज को याद रखते हुए अब हम तीनों सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास आइसोटोनिक। वर्ड के अकॉर्डिंग आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो where the concentration of solute is equal to the concentration of solvent, जहां पे सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन सेम होगी तो that solution is known as isotonic solution। तो isotonic solutions are those solutions where the concentration of solute is equal to the concentration of solvent। तो in case of isotonic solution, concentration of solute is equal to the concentration of solvent। तो this is about the definition। तो definition क्या बता रही है हमें कि सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन जो है आपकी वो सेम है, तो वो सॉल्यूशन जो है आपका वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
अब बात आती है मूवमेंट ऑफ वाटर की। अब मूवमेंट ऑफ वाटर के बारे में समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वो चीज क्या है आपकी, कि नेचर के अंदर कोई भी चीज जो है वो क्या है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना पसंद करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज है, उसको क्या पसंद है कि चीजें बैलेंस रहें, ना तो कोई चीज ज्यादा हो ना कोई चीज कम हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन रहे तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा क्यों? इस चीज को आप किससे रिलेट कर सकते हैं? मान लो अभी गर्मी है, अगर गर्मी आपको ज्यादा लग रही है तो ऐसा भी नहीं होता ना कि आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो आप बिल्कुल जो है भाग करके बर्फ की सीढ़ियों के बीच में लेट गए कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बर्फ से ही ढक गए हो। ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देखते हैं, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कि ना तो आपको गर्मी ज्यादा लगे ना आपको सर्दी ज्यादा लगे। ऐसा ही सर्दी के केस में है कि आपको सर्दी ज्यादा लगी तो आप ऐसा नहीं करते कि आपको सर्दी ज्यादा लग रही है कि आग जो लग रही है कि आग में जाके लेट गए क्योंकि बहुत सर्दी है, सर्दी से बचने के लिए आग में ही कूद गए हैं आप। ऐसा आप नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं हम? क्योंकि हमारे पास क्या है, एक ऑप्टिमम रेंज है। उस ऑप्टिमम रेंज उसको हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से भी रिलेट कर लें, या एक ऑप्टिमम रेंज है जहां पे आपको ना तो सर्दी लगेगी ना ही गर्मी लगेगी, तो उस ऑप्टिमम रेंज को हम ढूंढते हैं। सर्दी के केस में बात कर ले या गर्मी के केस में बात कर ले। तो इसी तरीके से नेचर के अंदर भी कोई भी चीज है वो एक ऑप्टिमम कंडीशन, एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस को ढूंढती है और उसी चीज में वो रहना पसंद करती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, अब वो सॉल्यूशन है तो मान लो इस सॉल्यूशन में ये हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें हम किसी सेल को प्लेस कर रहे हैं। अब आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि आपके पास सोल्यूट और सोलवेंट सेम है, तो कंडीशन क्या है, बैलेंस है। बैलेंस कंडीशन है यहाँ पे, ना तो सोल्यूट कम है ना सोलवेंट कम है, तो क्या है, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज आपको याद रखनी है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के बराबर है। तो ऐसे सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल को प्लेस करते हैं तो सॉल्यूशन को कुछ नहीं चाहिए, इस टाइम पे वो बैलेंस कंडीशन में है। तो एट दैट टाइम देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड द सेल। तो अगर हम बात करें कि when cell is placed in a isotonic solution there is no net movement, no net movement of water, no net movement of water inside or outside the cell. So in case of isotonic solution there is no net movement of water inside or outside the cell. Cell will remain in a equilibrium condition because the solution is in a balanced condition. There is a balance between the amount of solute and solvent. That's why there is no net movement of water inside or outside the cell. So this is about the isotonic solution. तो आपको याद क्या रखना है, in case of isotonic solution the concentration of solute is equal to the concentration of solvent. तो ये क्या बताता है आपका कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे मेंटेन है। सो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड द सेल।
when cell is placed in a isotonic solution. So this is about the isotonic solution. अब अगर आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, वर्ड पे जाइए। ये चीज जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपो मींस कमी, तो किसकी, सोल्यूट की। सो वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ solute is less than the concentration of solvent। तो यहां पे क्या रहेगा, solute is less than the solvent। In case of hypotonic solution, the amount of solute is less than the amount of solvent। तो this is hypotonic solution। तो hypotonic solutions are those solutions where the concentration of solute is less than the concentration of solvent। अब इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे समझे कि मान लो मैंने आपको बोला कि आपको 10 ml जो है सॉल्यूशन बनाना है शुगर और वाटर को मिक्स करके। अगर हमें वो आइसोटोनिक बनाना पड़ता, आइसोटोनिक अगर हमें बनाना पड़ता तो हम क्या करते, नियर अबाउट 5 ml शुगर लेते और 5 ml वाटर लेते और 5 ग्राम शुगर। ये कंडीशन रखते हम इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने सेम रखना था कंसंट्रेशन को। अब हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक की। अगर आपको 10 ml हाइपोटोनिक बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, अगर आपको 10 ml हाइपोटोनिक बनाना है शुगर और वाटर को मिक्स करके, तो आप क्या करोगे, आप जो है सोल्यूट क्या है यहाँ पे, सोल्यूट है आपका शुगर, सोलवेंट क्या है आपका, सोलवेंट है आपका वाटर। तो आपको क्या करना है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को सोलवेंट की कंसंट्रेशन से कम रखना है। 10 ml बना रहे हैं तो मान लो आप यहाँ पे 3 ग्राम शुगर ले लें और नियर अबाउट 7 ml जो है आप वाटर लेंगे, तो आपका नियर बाय 10 ml जो है वो सॉल्यूशन बनेगा। और वो सॉल्यूशन, ये सिर्फ हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम केमिस्ट्री के हिसाब से कि इतना ही 10 ml ही बनेगा वो अलग चीज है। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप मान लो अगर 10 ml बना रहे हो तो अगर आप हाइपोटोनिक बना रहे हैं तो मेन मकसद है आपका कि आप उसको 5 ग्राम से कम रखें। 5 ग्राम से कम रखेंगे तो वो कंसंट्रेशन आपकी हाइपोटोनिक में रह जाएगी, क्योंकि सोलवेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर आप दोनों को 5-5 की उसमें लेकर रख रहे थे तो वो आपका आइसोटोनिक हो रहा था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक के बारे में। तो हाइपोटोनिक के बारे में जब आप बात करोगे तो कंसंट्रेशन कम रखी, तो ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसी सॉल्यूशन के अंदर मान लें अब हम देखें कि ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और इसी सॉल्यूशन में जो है आपने किसी सेल को प्लेस किया है, किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है आपने जो है किसी सेल को जो है वो प्लेस किया है। ये एक आपकी सेल को आपने रख दिया है हाइपोटोनिक में। अब हाइपोटोनिक क्या बताता है, हाइपोटोनिक क्या बता रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो है 7 ml तो वाटर है, 3 ग्राम शुगर है। तो अब देखिए 7 ml वाटर है
और इक्विलिब्रियम कंडीशन कब रह सकती है कि या तो इसमें 7 ग्राम शुगर आ जाए या जो है पानी जो है 4 ग्राम सेल के अंदर चला जाए। तो इसी इक्विलिब्रियम, अब शुगर तो बाहर से ऐड करने से रहे, तो इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, नियर अबाउट 4 ml वाटर इनसाइड दी सेल जो है वो मूव कर जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा हो रहा है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो वो सॉल्वेंट, वो वाटर सेल के अंदर मूव करता है। तो समझिएगा कि इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव्स इनसाइड the cell from the solution। पानी कहाँ गया है, सेल के अंदर। सेल को किसने कवर कर रखा था, मेम्ब्रेन ने। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर की मूवमेंट हुई इनसाइड दी सेल, एक तरीके से ऑस्मोसिस हुआ, सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर की मूवमेंट हुई। वाटर की मूवमेंट क्या हुई, इनसाइड दी सेल। So movement of water inside the cell is known as endoosmosis। Endoosmosis। So in case of hypotonic solution, when cell is placed in a hypotonic solution, movement of water takes place inside the cell and the phenomena is known as endoosmosis, because endoosmosis is a process where movement of water takes place inside the cell through a semi permeable membrane। So अगर हम सेल को प्लेस कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो वाटर जो है इनसाइड दी सेल मूव करेगा। ये बात हुई हमारी हाइपोटोनिक के बारे में। नेक्स्ट है आपका हाइपरटोनिक। फिर से वर्ड के ऊपर, हाइपर मींस ज्यादा, टोनिक मींस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ solute is more than the concentration of solvent। तो अगर आप इसी को मान लो 10 ml बना रहे हैं, 10 ml आप सॉल्यूशन कोई भी बना रहे हैं और उसको आपने हाइपरटोनिक बनाना है, तो फिर से वाटर और शुगर की कंसंट्रेशन को अगर आप ले रहे हैं तो आप वाटर को कम रखें, 3 ml रख लें, 4 ml रख लें, 2 ml रख लें और शुगर का अमाउंट ज्यादा कर दें। तो इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ solute is more than the concentration of solvent। So this is about the hypertonic solution where the concentration of solute is more than the concentration of solvent। और अगर इसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम सेल को प्लेस करें, अगर हम इसी सॉल्यूशन में किसी सेल को प्लेस कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपका हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन में आपका 7 ग्राम शुगर है और 3 ml जो है वाटर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाटर का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, सॉल्यूशन में ज्यादा होना चाहिए ना, 7 ग्राम शुगर के इक्विवेलेंट हो, तभी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन रहेगी। सो इन दैट केस
water moves from outside the cell, तो movement of water takes place outside the cell। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल से बाहर 4 ml पानी अगर बाहर आएगा तो 7 की कंडीशन जो है वो बन सकती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन रह सकती है। तो वाटर जो है वो सेल के बाहर मूव करता है, और जब पानी बाहर निकलता है सेल से तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब पानी सेल से बाहर जाएगा, दैट फिनोमेना इज नोन एज एक्सोओस्मोसिस। So in case of exosmosis, movement of water takes place outside the cell, and this exosmosis occurs due to the concentration gradient। या when this exosmosis takes place when cell is placed in a hypertonic solution where the concentration of solute is more, where the concentration of solute is more। आप इसी चीज को आप रिलेट कीजिए जो मैंने आपको ओस्मोलैरिटी के बारे में बताया था कि ओस्मोलैरिटी क्या है, ओस्मोलैरिटी क्या है, क्या बताया था हमने ओस्मोलैरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो उसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होना क्या करता है, ओस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। और हमने ओस्मोलैरिटी के केस में क्या बात की थी कि वाटर हमेशा लोअर ओस्मोलैरिटी टू हायर ओस्मोलैरिटी की तरफ मूव करता है। तो उसको यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं, याद रखें। जब तक आप चीजों को रिलेट करके नहीं सीखेंगे आप लंबे टाइम तक चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। तो आपको रिलेट करके चीजों को सीखना है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जिंदगी में। तो ये थी हाइपरटोनिक के केस में। तो व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक्सोओस्मोसिस टेक्स प्लेस। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर सोल्यूट कम है, सोलवेंट ज्यादा है, ओस्मोलैरिटी ज्यादा है, पानी चाहिए तो बाहर वाटर की मूवमेंट होगी। तो ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और मूवमेंट की, वाटर की मूवमेंट के बारे में। अब एक फिनोमिना है आपका, वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखिए डेफिनेशन के ऊपर बाद में जाएंगे, सिर्फ इस वर्ड को तोड़ के देखेंगे पहले। प्लाज्मा लाइसिस, प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड या लिक्विड कंटेंट भी बोल सकते हैं आप, फ्लूइड या लिक्विड कंटेंट। अगर आप लाइसिस की बात करें, डिग्रेडेशन कम होना, लाइसिस क्या है, डिग्रेडेशन एक तरीके से कम होना, डिग्रेडेशन ही बोलते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या हो रहा है कि फ्लूइड और लिक्विड कंटेंट कम हो रहा है, फ्लूइड और लिक्विड कंटेंट कम हो रहा है। ये ऐसा क्यों होगा, डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या है, श्रिंकेज। अगर मान लो आपने, जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं ना, तो कोई भी प्लांट सेल के बारे में, सेल की बात बाद में करेंगे, कोई भी सेल है, सेल वॉल से उसको जो है आपने अटैच कर रखा है, और इसके अंदर क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म फिल है, लिक्विड कंटेंट जो हमने पहले लास्ट क्लास में बात की थी, लिक्विड और फ्लूइड कंटेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी लिक्विड या फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म की केस में ले रहे थे। तो ये सेल है, मान लो इस सेल के अंदर से हमने
पानी को निकाला, फ्लूइड कंटेंट को कम किया। जब आप फ्लूइड कंटेंट को कम कर देंगे तो कंडीशन क्या रहेगी आपकी, ये जो सेल वॉल है या मेम्ब्रेन है, इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होगा वो आपका इतने से एरिया में रह जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए फुल भरा हुआ है, जैसे ही पानी निकाल दोगे आप, पानी निकाल रहे हैं तो कम हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है इसका। जैसे आप बैलून में हवा भरते हैं, बैलून आपका पूरा खुला हुआ है, आप उस बैलून को सेल समझ लीजिए। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि बैलून के बाहर हमने कोई सेल वॉल नहीं बना रखी होगी, तो बैलून के अंदर जो हवा भरी है वो आपका लिक्विड है, फ्लूइड से उसको आप रिलेट करें। तो जब बैलून से हवा निकालते हैं तो वो क्या करता है, पिचक जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो ऐसे ही जब सेल है, उस सेल से हम लिक्विड कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट को कम कर रहे हैं, तो जो साइटोप्लाज्म है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से श्रिंक कर जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म या सेल फ्लूइड या लिक्विड कंटेंट। जब पानी सेल से बाहर जाएगा, लिक्विड कंटेंट कम हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म अपनी ओरिजिनल पोजीशन से श्रिंक कर जाएगा। तो इस श्रिंकेज को ही हम प्लाज्मोलाइसिस बोल रहे हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस है क्या, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। तो प्लांट सेल के केस में जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम प्लेस कर दें तो पानी सेल से बाहर जाएगा, तो साइटोप्लाज्म ओरिजिनल पोजीशन से श्रिंक कर जाएगा। तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब वो सेल वॉल से दूर चला जाएगा, सेल वॉल सिर्फ उसकी शेप, सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है, उसको डिग्रेड होने से, ब्रस्ट होने से बचाती है, बस्ट होने से बचाएगी। एक उसके ऊपर फोर्स बना के रखती है कि वो सेल जो है वो एक तरीके से लाइसिस ना हो। तो सिर्फ साइटोप्लाज्म का लॉस हो रहा है, सेल फ्लूइड का लॉस हो रहा है। तो प्लाज्मोलाइसिस के केस में क्या है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू दी लॉस ऑफ वाटर। और वाटर लॉस कब होगा, जब उस सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो पानी की मूवमेंट जो है सेल से बाहर होगी, तो जो साइटोप्लाज्म है वो इस तरीके से श्रिंक कर जाएगा। तो ये बात हुई हमारी प्लाज्मोलिसिस के बारे में। इसका अपोजिट होता है डी प्लाज्मोलिसिस। डी प्लाज्मोलिसिस क्या होगा, रीअटेनमेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रीअटेनमेंट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन ऑफ साइटोप्लाज्म, रीअटेनमेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन कब होगी, जब हम इसी सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देंगे। हाइपोटोनिक में प्लेस करेंगे तो उसके अंदर पानी की मूवमेंट होगी। पानी की मूवमेंट होने की वजह से क्या है, जो साइटोप्लाज्म है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर लेगा। तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे डी प्लाज्मोलिसिस। तो डी प्लाज्मोलिसिस क्या है आपका, वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर लेना, डी प्लाज्मोलिसिस है। प्लाज्मोलिसिस क्या है आपका, कि जब आप सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं, पानी सेल से बाहर मूव कर रहा है, तो साइटोप्लाज्म जो है आपका ओरिजिनल पोजीशन से श्रिंक कर रहा है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज that condition is known as plasmolysis. That condition is known as plasmolysis. इसी का एग्जांपल अगर हम देखें, प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस का अगर हम एग्जांपल देखें तो आप लोगों ने किशमिश भिगोते हैं ना, किशमिश हलवा तो सभी खाते होंगे, हलवे में डालने के लिए किशमिश डालते हैं, वैसे भी भिगो के खा लेते हैं। किशमिश को आप ओवरनाइट भिगो दें, सुबह आप देखेंगे पानी में आपने उसको भिगोया है तो किशमिश एक तरीके से यूं पिचका हुआ स्ट्रक्चर होगा, तो नेक्स्ट सुबह आप देखोगे इस तरीके से फूल जाता है पानी में, सिर्फ सिंपल पानी में भिगोने से। ऐसा क्यों हुआ, पानी क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है,
कोई सोल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं है, तो सोल्यूट ज़्यादा था तो पानी सेल के अंदर मूव करता है, तो आपकी किशमिश जो है वो स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है। अगर आपका मन नहीं किया सुबह उसको खाने का, तो आप उसको रखना चाहें तो आप क्या करेंगे? वैसे भी इसका फूला हुआ तो नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फूली हुई किशमिश को, उस जो स्वेलअप हो रखी है ये किशमिश, इसको अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, पानी में नमक मिला करके, और उसके अंदर आप उस किशमिश को रखेंगे, तो उससे क्या होगा, पानी में अगर आपने नमक ज्यादा मिला दिया होगा तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, तो किशमिश के अंदर जो पानी होगा वो सेल से बाहर मूव कर जाएगा, और आपकी किशमिश वापस से जैसे वो पहले इस तरीके से श्रिंक की हुई या पिचकी हुई थी ना, वैसे ही आपकी किशमिश ओरिजिनल पोजीशन में नॉर्मली जो आती है उसी शेप की जो आपकी हो जाती है। तो देखिए साइंस कैसे घुमा रही है चीजों को, कि वही फिनोमिना है आपका मूवमेंट ऑफ वाटर, किससे रिलेट है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से, ओस्मोलैरिटी से, तो चीजें वही हैं, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए उन चीजों को। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ओस्मोलैरिटी और मूवमेंट ऑफ वाटर, कहाँ किस केस में कैसे होगा, ये सिर्फ आपको इसी स्पेशल क्लास में बताना जरूरी था, ताकि आप इसको आगे हायर क्लासेस में भी आप जो है याद रख सकें। आगे 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस में इस चीज़ का आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। प्लांट फिजियोलॉजी ले ले, ह्यूमन फिजियोलॉजी ले ले, हर जगह आपको ओस्मोलैरिटी, मूवमेंट की, वाटर की मूवमेंट, सोल्यूट के बारे में आपको इस चीज़ को जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज हम इस क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक, सिर्फ हमारा सेल से सिर्फ एक टॉपिक बचता है, सेल ऑर्गेनेल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।